सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा अध्यापन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास है। उसका पहला अध्याय है तुर्क आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। और इसी के क्रम में पिछले अध्याय में हमने तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन किया। आज हम तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। महमूद गजनवी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बनाया तथा उसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्क राज्य को स्थापित किया, परंतु उसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना नहीं की। और इस कार्य की पूर्ति गौर वंश का जो शासक था मोहम्मद गोरी, उसने इसकी पूर्ति की। गौर का पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हिरात के बीच में स्थित था। कुछ इतिहासकारों ने गौर वंश को अफगान बताया है, परंतु अब उसे स्वीकार नहीं किया जाता। यह तुर्कों का वंशबनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया था। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात मध्य एशिया की बदलती हुई परिस्थितियों ने गौर वंश के उत्थान में सहयोग दिया। 11वीं सदी में सेल्जुक तुर्कों का प्रभाव मध्य एशिया में बढ़ा। महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारी उनका मुकाबला न कर सके। सेल्जुक तुर्कों ने गजनी साम्राज्य को खंडित करके गौर वंश को और ख्वारिज्म वंश को पनपने का अवसर दिया। गौर प्रदेश 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित था और वहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, परंतु वे अच्छी नस्ल के घोड़े पालने और अच्छे शस्त्र तैयार करने के लिए अधिक विख्यात थे। महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने गौर को विजय करके वहाँ के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था। इससे पहले वहाँ के निवासी बौद्ध मतावलंबी थे। गजनी वंश की शक्ति दुर्बल हो जाने पर वहाँ के शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया और गजनी के शासकों से संघर्ष आरंभ किया। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। 1163 ईस्वी से 1202 ईस्वी के समय में गियासुद्दीन गौर का शासक बना और उसके भाई शिहाबुद्दीन ने 1173-74 ईस्वी में गिस तुर्कों से गजनी को छीनने में सफलता पाई। गियासुद्दीन ने गजनी का राज्य अपने भाई शिहाबुद्दीन को दे दिया और यह वही शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था जिसने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया और यहाँ अपने राज्य की स्थापना की। उसने अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का सर्वथा सम्मान किया और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी उसके जीवित रहते स्वयं को उसके अपने बड़े भाई के अधीन माना। तो यह संक्षिप्त में शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का हमने परिचय प्राप्त किया। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी के भारत के आक्रमणों के पीछे जो कारण थे उसके बारे में हम बात करें तो गजनी का शासक बनने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने भारत विजय की योजना बनाई। भारत पर उसके आक्रमणों के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी था। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना उसका प्रमुख लक्ष्य था। उस युग के सभी शासक शक्ति और सम्मान की लालसा से राज्य विस्तार करना चाहते थे। वही उनको श्रेष्ठता और महानता प्रदान करता था। गोरी का भी यही लक्ष्य था। तो वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसी महत्वाकांक्षा के क्रम में उसने भारत आक्रमण की योजना बनाई। गजनवी और गौरवंश में वंशानुगत शत्रुता चली आ रही थी। उस समय तक पंजाब में गजनवी वंश का राज्य था।
पंजाब के उस राज्य को अपनी अधीनता में लेना उसका एक अन्य लक्ष्य था, अर्थात वह पंजाब को अपने अधीन बनाना चाहता था। गजनी को जीतकर गोरी पंजाब पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था। पंजाब को जीतने से उसके वंश का एक शत्रु नष्ट होता था और पूर्व की ओर से उसके राज्य की सुरक्षा संभव होती थी। इस प्रकार पंजाब को जीतकर गजनवी वंश को नष्ट करने से गोरी को व्यक्तिगत मानसिक संतोष और दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभ भी था। इसीलिए उसने इस आक्रमण की योजना बनाई। पश्चिम की ओर गौर वंश के राज्य के विस्तार को ख्वारिज्म शासकों ने रोक दिया था। उस तरफ राज्य विस्तार का मुख्य उत्तरदायित्व उसके बड़े भाई गियासुद्दीन का था। इस कारण यदि मोहम्मद गोरी को अपनी राज्य विस्तार की अभिलाषा की पूर्ति करनी थी तो वह पूर्व की ओर भारत में ही संभव हो सकती थी। गोरी को धर्म विस्तार और धन की लालसा भी रही होगी। उस युग की परिस्थितियों में यह स्वाभाविक भी था। यद्यपि ये कारण मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के लिए मुख्य नहीं थे, परंतु फिर भी इनकी भूमिका जरूर रही होगी भारत आक्रमण के पीछे। आगे हम बात करते हैं गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति की, कि उस समय भारत पर किन शासकों का शासन था और यहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही होगी जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने के पश्चात अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। तो हम इसके बारे में अध्याय में बात करते हैं। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों के समय में 148 वर्ष का अंतर हो गया था, परंतु तब भी भारतीयों ने महमूद के आक्रमणों से कुछ भी सीखने का प्रयत्न नहीं किया था। इस कारण विभिन्न राजवंशों में परिवर्तन हो जाने के अतिरिक्त भारत में अन्य कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भारत उस समय भी विभक्त था। निसंदेह कुछ राजपूत वंश बहुत सम्मानित और शक्तिशाली थे, परंतु उनमें राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा एवं अपने वंशानुगत झगड़ों के कारण युद्ध होते रहते थे, जिसके कारण न तो वे अपनी शक्ति का सदुपयोग अपने और अपने राज्य के हित के लिए कर सके और न ही वे सभी एकजुट होकर विदेशी शत्रु का मुकाबला कर सके। उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध, मुल्तान और पंजाब के मुसलमानी राज्य थे। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का राज्य था, जिनकी राजधानी अनिलपाटन थी। उस अवसर पर वहाँ का शासक मूल राजदित्य था। दिल्ली और अजमेर का शासक चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय, जिनका कि राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, उनका शासन था। उत्तर भारत के राजपूत शासकों में वह सर्वाधिक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसके पिता पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने राज्य को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया था। पृथ्वीराज तृतीय उसने और अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न किया, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके पड़ोसी राजपूत राजाओं से संघर्ष करना पड़ा और प्राय सभी से उसकी शत्रुता हो गई। गुजरात के चालुक्य वंश और उसने पराजित और अपमानित किया। बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त करके उसने उससे महोबा छीन लिया और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से
बलपूर्वक विवाह करके उसने उससे घोर शत्रुता मोल ले ली थी। पृथ्वीराज तृतीय अपने युग का एक महान साहसी योद्धा और सफल सेना नायक था, परंतु उसमें दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता का अभाव था। इस कारण अपने तुर्क शत्रु के विरुद्ध वह अपने किसी भी पड़ोसी राज्य से सहायता प्राप्त नहीं कर सका और इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान को महमूद गौरी के विरुद्ध जो द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का, उसमें पराजय का सामना करना पड़ा। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों में जो मुख्य युद्ध हुए, जैसा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी का और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी का। लेकिन उससे पहले सबसे पहले 1175 ईस्वी में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे सरलता से जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पंजाब में गजनवी वंश का जो शासक था मलिक खुसरो, उससे उसका मुकाबला हुआ। उसने विरोध भी किया इसका, परंतु वह परास्त हो गया। 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को भी जीत लिया। इस तरीके से अपनी सभी कूटनीतियों के माध्यम से मोहम्मद गौरी ने पंजाब को जीतने के पश्चात मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज्य की सीमाओं से मिलने लगी थी। 1188 ईस्वी में गौरी ने सीमावर्ती किले भटिंडा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। गौरी जब वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे पृथ्वीराज तृतीय के आगे बढ़ने का समाचार मिला। गौरी उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। पृथ्वीराज एक बड़ी सेना के साथ भटिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी की यह दूसरी गंभीर पराजय थी। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने भटिंडा के किले पर आक्रमण किया, परंतु मलिक जियाउद्दीन ने इतनी दृढ़ता से उसकी रक्षा की कि पृथ्वीराज उसे 13 माह के पश्चात ही जीत सका। मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय को नहीं भुला सका। वह स्वयं को अपमानित अनुभव करता था और पृथ्वीराज को परास्त किए बिना वह भारत में आगे बढ़ भी नहीं सकता था। 1 वर्ष तक गौरी ने युद्ध की तैयारियां की और 1,20,000 की चुनी हुई घुड़सवार सेना को लेकर गजनी से चला। लाहौर पहुंचकर उसने पृथ्वीराज के पास संदेश भेजा कि वह इस्लाम और उसके आधिपत्य को स्वीकार कर ले, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज ने उसे भारत से वापस लौट जाने का परामर्श दिया। गौरी ने भटिंडा को जीतकर तराइन के मैदान में प्रवेश किया। उसके पश्चात पृथ्वीराज भी अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच गया। बहुत से अधीनस्थ सामंत और हिंदू राजा पृथ्वीराज की सहायता के लिए आए थे। इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि उसकी सेना में 5 लाख घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। पृथ्वीराज की सेना की यह संख्या हालांकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वह एक बड़ी सेना को लेकर युद्ध के लिए गया था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मोहम्मद गौरी की
विजयी हुई। यह विजय एक बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुई भारत के लिए, पूरे देश के लिए। डॉक्टर DC गांगुली ने इसके बारे में लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने न केवल चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति को ही नष्ट किया, बल्कि वह संपूर्ण भारत के लिए विनाश का कारण बनी। यह कथन है डॉक्टर DC गांगुली जी का। इस पराजय ने हिंदू राजाओं और उनकी प्रजा के मनोबल को तोड़ दिया और संपूर्ण भारत में भय की भावना व्याप्त हो गई। इससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय सरल हो गई। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने चौहानों की राजधानी अजमेर को भी जीत लिया और पृथ्वीराज को मृत्युदंड देने के पश्चात उसके एक पुत्र को अजमेर का शासन सौंप दिया। तत्पश्चात उसने दिल्ली को जीत लिया और अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक की देखरेख में सौंपकर गौरी भारत से वापस चला गया। गौरी ने विजित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी की, परंतु गौरी ने एक दूरदर्शिता भी रखी। उसने आरंभ में अपने विजित प्रदेशों में हिंदू राजाओं को ही शासक नियुक्त किया, जिससे वह हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट करके मुस्लिम विजय को संगठित कर सका। इस नीति के अनुसार उसने आरंभ में अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र को और दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को अपनी अधीनता में शासक नियुक्त किया। बाद में विद्रोह के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन स्थानों को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया और चौहान वंश का राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का परिचय करने के पश्चात उसकी किस तरीके से भारत विजय की उसने योजना बनाई और उसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे उनके बारे में अध्ययन किया। और तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त होने के पश्चात भी उसने लगभग 1 वर्ष पश्चात ही अपनी पराजय के अपमान का बदला लिया और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को परास्त करने के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। आगे के अध्याय में हम तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के पश्चात क्या मुख्य परिवर्तन हुए और भारत की राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार से परिवर्तित होती रही, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।